हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 4 को करने से पहले सबसे पहले प्रीवियस में जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था, ठीक है, वो हम लोगों ने पढ़ा था करंट फाइंड आउट। ठीक है, जब किसी एरिया में कोई चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, चार्ज फ्लो करता है, कितना चार्ज फ्लो करता है कितने टाइम में, तो वही उसकी करंट होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम टेकन। फिर उसके बाद अगर मुझे बहुत ही स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए अगर मुझे करंट चाहिए, मतलब किसी इंस्टेंट पे चाहिए, बिल्कुल किसी इंस्टेंट पे जहाँ पे डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते थे डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, है इज़ द टू फार्मूलाज ऑफ करंट। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में जाना। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, वी जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते हैं उसकी करंट बढ़ती है। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है, ठीक है, तो इसकी जगह रेजिस्टेंस आ जाता है, ये आप लोगों ने जाना। और रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जे की बात करते हैं। जे क्या होता है, जे इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, करंट आपकी कितनी फ्लो करती है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, ये इसका हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये क्या होता है, तो ये मेरा होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, ये होता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फिर इसके बाद हम लोगों ने ड्रिफ्ट करंट निकाली, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट करंट। फिर इसके बाद हम लोगों ने करंट निकाली एन ई ए वी डी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने मोबाइलिटी निकाली, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ए। हेयर इज द मोबाइलिटी ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर रेजिस्टेंस का जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, आर जो है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, इसमें हम लोग ये इसको अगर इस टर्म को अलग कर दें, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए से अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो क्या आता है मेरा, आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, एल बाई ए, तो इतना जो टर्म मेरा आया, ये आया है मेरा रो। दिस इज द रेजिस्टिविटी, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, जहाँ पे एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर, जस्ट अ मिनट, here is the number density of electron। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा। कंडक्टेंस क्या होती है कि कितना इजीली करंट फ्लो कर सकता है, जी इज इक्वल टू आई बाई आर। ठीक है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग देख ले। फिर इसके बाद हम लोगों ने कंडक्टिविटी देखी, 1 अपॉन रो, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर पे किस तरह से रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए, अगर हम किसी कंडक्टर को हीट करते हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें क्या क्या फिनोमेना आप लोग जान सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। अच्छा, टेम्परेचर आप लोग जब बढ़ाएंगे तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में मोशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अच्छा, मोशन बढ़ जाएगा तो उनके बीच में जो है कोलिजन होगा, कोलिजन होने ठीक है, कोलिजन होने का तो उनका जो रिलैक्स करने का जो टाइम था वो उनका घट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले तो हम लोग रेजिस्टिविटी देखें। अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा रेजिस्टिविटी का, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर, एम अपॉन एन ई टाउ। ठीक है, दिस इज टाउ, ये आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए, जैसे एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द collision become more frequent। ठीक है, बहुत कोलिजन बहुत तेजी से बढ़ता है, और जो उसका रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज करता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, हैंस रेजिस्टिविटी रो इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि इसका जो है हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग उसका जो है रिलैक्सेशन टाइम अगर उसका कम हो जाता है तो हमारी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो हमारी डिपेंड कर रही है वो
टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब टाउ अगर घटेगा तो रेजिस्टिविटी मेरी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग ये देखना है विद द, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर the resistivity of metallic conductor is increases। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ, इट फाउंड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे सपोज अगर एट टी इज इक्वल टू जब 0 डिग्री टेम्परेचर था तो उसकी रेजिस्टिविटी, इनिशियल जो रेजिस्टिविटी थी वो रो नॉट थी, ये थी आपकी इनिशियल रेजिस्टिविटी, ठीक है। फिर हम लोगों ने कोई टाइम टी पे देखा, ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने डाटा जब देखा तो इस पर रेजिस्टिविटी चेंज हो गई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फाइनल रेजिस्टिविटी, फाइनल रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी मेरे जो हमारा चेंज इन रेजिस्टिविटी है तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले तो इनिशियल रेजिस्टिविटी पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है। प्लस टेम्परेचर पे भी उसका डिपेंड हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर पे भी उसका डिपेंडेंस है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हम लोग इसका हटाते हैं, ठीक है, तो जब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, तो रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू रो नॉट डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नॉट एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे जो अल्फा एक नया टर्म आया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो अल्फा आया वो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं, जैसे कि हमारा डेल्टा रो निकला है, अल्फा रो नॉट डेल्टा टी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अगर हम लोग इसका ये डेल्टा रो नॉट क्या है, फाइनल आपकी रो हो गई, अब आपकी जो फाइनल रेजिस्टिविटी है वो रो है, ये भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। जब टी टाइम पे हम लोगों ने जो रेजिस्टिविटी निकाली वो रेजिस्टिविटी जो टी टाइम पे आई तो वो रो आई, ठीक है। तो हमारी फाइनल यहाँ पे रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू एल्फा रो नॉट डेल्टा टी। अब ये मेरा रो नॉट उधर चला जाएगा, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो रो मेरा आ जाएगा, रो नॉट कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, हेयर इज द नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि इसका जो अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी अभी आपको करने हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा होगा रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इस तरह से रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है। अब हम क्या करते हैं, एल बाई ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे, एल बाई ए मल्टीप्लाई एल बाई ए बोथ साइड, व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो जब बोथ साइड हम लोग एल बाई, तो रो एल बाई ए इज इक्वल टू रो नॉट एल बाई ए 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। रो एल बाई के ए क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, हेयर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपके पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूले कौन है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है, और एक हो गया आपका आर वाला। तो अल्फा यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। अल्फा क्या है आपका, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर the value of alpha is positive, ठीक है, and it is nearly by 4 into 10 to the power minus 3, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है अल्फा के केस में। अच्छा, इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर के केस में अल्फा की वैल्यू कैसे होती है, अल्फा की वैल्यू इन सेमी कंडक्टर के केस में निगेटिव होती है। इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, इन केस ऑफ semiconductor the value of alpha is negative, ठीक है,
क्योंकि टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो सेमीकंडक्टर का बिहेवियर होता है वो कंडक्टर के ठीक अपोजिट होता है, ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो बिहेवियर होता है ना वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, ठीक है, तो इसलिए उसका अल्फा निगेटिव होता है। अब हम लोग देखते हैं डेल्टा रो इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू क्या आई, डेल्टा रो अपॉन रो नॉट अल्फा रो नॉट डेल्टा टी, ठीक है। अगर रो नॉट 1 ओम मीटर हो जाए, ठीक है, और डेल्टा टी 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अल्फा हो जाएगा मेरा चेंज इन रेजिस्टिविटी। द कोफिशिएंट ऑफ अल्फा इज चेंज इन is equal to change in resistivity for unit ओरिजिनल। तो अल्फा का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी जो यूनिट होगी 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है। हेयर इज़ द अल्फा, हेयर इज़ द यूनिट ऑफ अल्फा। अब हम लोग इसके बाद कुछ वेरिएशन देख लेते हैं। जैसे जैसे कॉपर का क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इन दोनों ग्राफ को आप लोग ठीक से ज़रा देख लीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी, नेक्स्ट है मेरा वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। हम लोग रो और टी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे कॉपर के लिए, ठीक है। ये हमारा कॉपर के लिए हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं, कॉपर के लिए टी, ये टेम्परेचर हमारा केल्विन में होगा, ठीक है। यहाँ पर रो, इस वाई एक्सिस पर रो लेंगे हम लोग, इसको लेंगे, तो इस पर जो इसका टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इसकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, बढ़ती जाती है ना, तो हम लोग इसका बढ़ता हुआ ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, कॉपर के केस में। अब हम लोग नाइक्रोम का ड्रॉ करते हैं। नाइक्रोम में क्या हो, नाइक्रोम एक अलॉय है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर आपने केल्विन में ले लिया, ठीक है। ये है आपका नाइक्रोम के लिए, नाइक्रोम के लिए यहाँ पे आपकी रेजिस्टिविटी और नाइक्रोम के केस में इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद या ग्राफ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपर के केस में रेजिस्टिविटी आप लोगों ने देखा टेम्परेचर के साथ कैसे उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस, at what temperature, next question is at what temperature the resistance of conductor is double its value of 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फॉर कॉपर का आपका जो अल्फा दिया हुआ है, अल्फा सी यू आपको गिवन है 3.9 इंटू 10⁻³ विच इज़ ऑलमोस्ट 4 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो आर आपका क्या है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे आर नॉट जो है, जो आर आपका है फाइनल वो डबल हो गया है, तो आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी। अल्फा आपका क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ डेल्टा टी इज इक्वल टू 3/4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 0, 250, डेल्टा टी आ जाएगा 250, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर आपका क्या हो गया, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। हियर इज द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद सेमीकंडक्टर के लिए जो है इसका ड्रॉ कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है। इसका जस्ट अपोज मैंने आपको बताया था, देखिए कॉपर के केस में क्या हो रहा था, कोई कंडक्टर लेते थे तो उसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती थी, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में इसका अलग बिहेवियर होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए फॉर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर आपका होगा केल्विन में, ठीक है। आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे रो है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी इसकी घटती है, ठीक है। इस तरह से इसका ग्राफ होगा फॉर सेमीकंडक्टर। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो हमको ये तो पता है द डिवाइसेस which follow Ohm's law called ohmic devices.
ओमिक डिवाइसेस लाइक अगर V इज इक्वल टू आई आर, मतलब आपका करंट बढ़ रहा है वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ, ठीक है। द कंडक्टर और ठीक है, अब नॉन ओमिक डिवाइसेस, ठीक है, द कंडक्टर दैट डोंट फॉलो ओम्स लॉ कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस, ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसका जो है, जैसे ओम्स लॉ के केस में तो आपको पता है जब ये प्योर मेटल होगा मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे I और V, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा प्योर मेटल के लिए ये ऐसा होगा, प्योर मेटल, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए ड्रॉ करेंगे, सपोज पीएन जंक्शन, एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक डिवाइसेस लाइक पीएन जंक्शन डायोड, इसका ग्राफ जो है बहुत अजीब सा होता है, ठीक है। एक तो फॉरवर्ड बायस की करंट होती है, एक इसके पास रिवर्स बायस की करंट मिलती है हमको, ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज का है, ये आपका आई एक्सिस इस वाई एक्सिस पे है, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस, ये वोल्टेज एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे तब करंट बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ जाके रिवर्स बायस में भी इसको करंट मिलती है, ठीक है। तो ये आपका रिवर्स बायस है, ये आपका फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद ये आपका इसको आप डिटेल में जो है, ये जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिर सिर्फ इतना ही है, ठीक है। एट हायर करंट, ठीक है, लेकिन आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए, मेटेलिक कंडक्टर में एक लिमिटेशन होती है, मेटेलिक कंडक्टर में एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। एट हायर करंट, जब बहुत ज़्यादा हायर करंट होती है ना, तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। एट हायर करंट the resistance increases due to increase in temperature, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर हायर करंट की बात करें तो वहाँ पे ओम्स लॉ फेल हो जाता है, ठीक है। अगर हमने बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करा दी किसी भी कंडक्टर में, तो क्या होगा, उसमें हीटिंग हो जाएगी, हीटिंग हो जाएगी तो उसमें अपने आप कोलिजन बढ़ जाएगा, तो उनका रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। उनका कोलिजन बढ़ जाएगा, उनका रिलैक्सेशन टाइम है तो उनका रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक टाइम के बाद जब उसका आप हीटिंग कराते हो, जैसे आई का इस ग्राफ पे है, आपका यहाँ पे वी है, तो यहाँ पे जो है इसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाता है, ठीक है। ये आपका इधर जाना था तो ये आपका इस तरह से जाने लगता है, बहुत एट हायर करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका भी हम लोग एक डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे अगर हम इसके पहले अगर हम आपको सुपर कंडक्टर नहीं बताएंगे तो आपको ये जो है ये रेजिस्टेंस और सीरीज़ इन पैरेलल वाला, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको सुपर कंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानना है कि व्हाट आर सुपर कंडक्टर। अच्छा, सुपर कंडक्टर क्या हो सकता है, सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। हालांकि इसको बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर बनाना इतना ईजी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे जरा देख लेते हैं। सबसे पहले सुपर कंडक्टर की बात करते हैं। द टॉपिक इज सुपर कंडक्टर। तो क्या होती है सुपर कंडक्टिविटी? द कंडक्टर, यहाँ पे होता है ये, द कंडक्टर विथ जीरो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। अच्छा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, आपका रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ गया, एज इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज, ठीक है। लेकिन जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होने लगता है, आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज। बट विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर resistance also decreases, resistance also
डिक्रीजेस। ये तो आपको मैंने अभी पहले बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा होता है जहाँ पे जो है जिसको हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे उसका रेजिस्टेंस 0 तक पहुँच जाता है। मतलब डिक्रीज तो होता ही होता है, लेकिन एक क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा आता है कि अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पे उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। इसके बारे में द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर become 0 is called critical temperature, ठीक है। टेम्परेचर एट विच कंडक्टर्स, ये टेम्परेचर जहाँ पे उसका जो है मतलब जहाँ पे रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, टेम्परेचर एट विच कंडक्टर बिकम सुपर कंडक्टर, बिकम सुपर कंडक्टर, ठीक है। इस कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, अच्छा, रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी किस तरह से डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा है, इस वाई एक्सिस पे है हमारी रेजिस्टिविटी, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये जो हमारी एक्स एक्सिस है इस पे हमारा टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, एट 4.2 केल्विन, ठीक है। ये मर्क्यूरी का हम बता रहे हैं, एट 4.2 केल्विन यहाँ पे जो मर्क्यूरी की रेजिस्टिविटी है, इनका बिहेवियर कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो ये मर्क्यूरी का क्रिटिकल टेम्परेचर है जहाँ पे सुपर कंडक्टर बन जाती है, ठीक है। फॉर मर्क्यूरी इज 4.2 केल्विन, ठीक है। TC इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये जो है ना, ये TC जो है ये मर्क्यूरी का है, Hg, TC ऑफ Hg इज 4.2 केल्विन, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं मीजनर इफेक्ट। मीजनर इफेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी कंडक्टर को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो जब किसी कंडक्टर को हम लोग रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड पूरा कंडक्टर से पास हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के पास कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम सुपर कंडक्टर की बात करते हैं तो सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है 0, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, जो सुपर कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो अपनी फील्ड से उसके बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर देते हैं, तो उसके बाहर से जो है जो फील्ड होती है वो बाहर से निकल जाती है। इसी को हम लोग मीजनर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं MEISSENER, मीजनर इफेक्ट, ठीक है। तो 4.2 केल्विन पे तो आपको उसका पता ही है, ठीक है, ठीक है। अब 4.2 केल्विन को जब आप डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे ना, तो ये बहुत ही, मतलब आप ये समझ लीजिए, मतलब बर्फ़ से भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होगी, ठीक है। तो ये सुपर कंडक्टर बनाना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो ये कंडक्टर है मेरा, ठीक है, ये दिस इज़ अ कंडक्टर, और ये हमारे नीचे मैंने इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो कंडक्टर से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पूरी आर पार निकल जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब हम सुपर कंडक्टर की बात करेंगे, दिस इज़ द सुपर कंडक्टर, इसमें क्या होगा, आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये इसके बाहर से निकल जाएंगी, ठीक है, इसके अंदर से पास नहीं, क्योंकि इसके अंदर की जो फील्ड है ना वो इसका अपोज कर देगी। तो दिस इज द, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, उसके बाद अच्छा, जब ये जो मैंने आपको बताया सुपर कंडक्टर बनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको मीजनर इफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, द एक्सपल्शन ऑफ magnetic field from a superconductor is called Meissner effect, MEISSENER, Meissner effect. This is only possible when temperature is
लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने आपको बताई, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है। उसका रेजिस्टेंस मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उसका रेजिस्टेंस एक टाइम पे डिक्रीज होते हो तो उसका जीरो हो जाएगा, तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। वही टेम्परेचर जो उसका होता है वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है। सुपर कंडक्टर बनाने के लिए हमको क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर ऑफ सुपर कंडक्टर। इसके एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले फॉर स्टोरेज इन हाई स्पीड, तो सबसे पहला हो गया फॉर स्टोरेज इन हाई स्पीड, ठीक है। सेकंड है यूज टू फॉर्म हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अच्छा, आपको गैल्वेनोमीटर तो पता है, वो करंट और वो वोल्टेज दोनों की भी डिफरेंस है, क्योंकि वो सेंसिटिव मतलब एक हाईली सेंसिटिव होता है वो, ठीक है। तो जरा सा भी डिफ्लेक्शन होता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बनाते हैं यूज्ड टू फॉर्म हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन। अब हम लोग इसके बाद जो है, जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो उसकी हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस्ड हम लोग बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब जो मेरा टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज़। इन सीरीज़, ठीक है। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इस तरह से लगे होते हैं सीरीज़ का। आप जानते हैं जहाँ पे जाने हमारा बैटरी से एक बार निकलने के बाद हमारे पास एक ही पाथ मिले, ठीक है, वो सीरीज़ अरेंजमेंट होता है। बैटरी से निकलने पर मुझे एक ही पाथ मिले, ठीक है। यहाँ से नेगेटिव तो करंट हमारी इस तरफ से बहेगी, ये आपका रेजिस्टेंस R1, ये आपका R2, ये आपका R3। आपको पता है चार्ज आपने कैपेसिटर में पढ़ा था, इसमें चार्ज सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है मतलब इसमें करंट भी सेम रहेगी, ठीक है। अगर करंट सेम रहेगी तो यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग होगा, वोल्टेज यहाँ V1 होगा, V2 होगा, ये V3 होगा, ठीक है। ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं I इज सेम फॉर ईच रजिस्टर, ठीक है। और V हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये अगर देख लेते हैं कि अगर हर एक का पोटेंशियल अगर हम लोग रखना जाए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारा V1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। ये हो जाएंगे तीनों। अच्छा, अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर लिखना हो, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर मैं इन सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक ही रेजिस्टेंस लगा दूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो R इक्विवेलेंट है, आपका पोटेंशियल तो V है, ठीक है, इसमें जाने वाली करंट I है, तो V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर मुझे वोल्टेज लिखना होगा कि इसका टोटल वोल्टेज कितना है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V हमारा क्या हो जाएगा IRQ, IR इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हेयर इज IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। I आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हेयर इज द सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर का इक्विवेलेंट रजिस्टर, ठीक है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल अरेंजमेंट, रेजिस्टेंस इन पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस को पैरेलल में अगर अरेंज करना होगा तो हमारे पास जब मेरी बैटरी से करंट निकलती है ना, तो उसके पास जाने के लिए कई पाथ होते हैं। अगर उसके पास कई पाथ मिले रेजिस्टेंस से मतलब उस अपने पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव तक जाने के लिए अगर उसे कई पाथ मिल जाते हैं, इसका मतलब वो अरेंजमेंट जो है मेरा पैरेलल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरा है एक, ठीक है, फिर इसके बाद आपने देखा इसमें ये दूसरा, ठीक है, ये आपने देखा ये तीसरा, ठीक है, ये हमारी बैटरी है, ठीक है। दिस इज़ V, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका I3 है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारा अगर V है तो ये हमारा इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है,
ठीक है। तो हमारी यहाँ पे सपोज करंट गई I1, ये हमारी करंट गई I2 और इसमें गई हमारी करंट I3। ठीक है, अब आपको पूरा कॉम्बिनेशन इसका समझ में आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल करंट जो मेरी निकलेगी वो I मिलेगी, क्योंकि I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा जो पैरेलल अरेंजमेंट, यहाँ पे V सेम रहेगा। ठीक है, और जो हमारा I होगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं I1 इज इक्वल टू V बाई R1 हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू V बाई R2, I3 इज इक्वल टू V बाई R3। अगर मैं पूरे अगर रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दूँ, पूरे रेजिस्टेंस को हटा के R इक्विवेलेंट लगा दूँ, इस पर करंट आपकी जा रही है I, तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा I क्या हो जाएगा, V बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको सारी करंट ऐड कर देंगे, तब तो मुझे टोटल करंट मिलेगी। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I मेरा क्या है, V अपॉन R इक्विवेलेंट, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक है, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो हेयर इज द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस whose equivalent resistance is 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ठीक है, तो आपको ये सीरीज, ये इनको थोड़ा सामने से ध्यान रखिए। जैसे अगर कोई भी रेजिस्टेंस अगर आपको सीरीज़ में अरेंजमेंट है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको ध्यान रखिए। अच्छा, सीरीज़ में होंगे तो क्या सेम रहने वाला है, आपकी I सेम रहेगी। ठीक है, और V डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही मेरा पैरेलल अरेंजमेंट है तो क्या होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसमें क्या होगा, इसमें आपका V सेम रहने वाला है और I आपका डिवाइड होगा। ये आप जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल इसका कर लेते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे एक सर्किट है आपके पास, ठीक है, ये आपकी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये कुछ रेजिस्टेंस आपके इस ट्रायंगल फॉर्म में अरेंज है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपका पोटेंशियल V है, यहाँ पे V है। ठीक है, तो जब आप यहाँ से गए तो यहाँ पे तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल होगा 0। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा कितना पोटेंशियल, जब आप यहाँ से गए तो कुछ तो मिला नहीं, तो यहाँ पे आपका होगा V। लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ गए तो आपका पोटेंशियल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर इसका जो पाथ है एक रेजिस्टेंस से होके जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इनका रेजिस्टेंस क्या है ये भी लिख लेते हैं, 30 ओम 30 ओम 30 ओम। ठीक है, अगर यहाँ से मैंने बैटरी से करंट निकाली है I। ठीक है, तो यहाँ से हमारी गई, अब हमें निकलना है फाइंड I। ठीक है, फाइंड I। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने लगा तो इसमें कितने पोटेंशियल है आपके पास, V है, X है, 0 है। तो X और 0 के बीच का कितना पाथ है, X और 0 के बीच में केवल 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। X और 0 के बीच में 30 ओम का। अब हम लोग बात करते हैं V और X के बीच में कितने का लगा हुआ है, V और X के बीच में 30 का लगा हुआ है। ये हमारा 30 ओम का लगा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं V और 0 के बीच में कितने का लगा हुआ है। V और 0 के बीच में जो हमारा लगा हुआ है ये भी हमारा 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, और V और 0 के बीच में बैटरी भी आपकी लगी हुई है। ठीक है, ये आपकी बैटरी लगी हुई है। ये कितने वोल्ट की बैटरी आपने लगा रखी है, ठीक है, ये 2 वोल्ट की बैटरी। तो देखिए आपने सर्किट को ब्रेक कर लिया। अब सर्किट को अगर आपने ब्रेक कर लिया है, ठीक है, तो अब आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए V और X के बीच में ये हमारे कैसे अरेंजमेंट है, 30 और 30। ठीक है, ये हमारे जो है सीरीज़ अरेंजमेंट है। तो सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, R1 प्लस R2 करते हैं, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 60 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं 60 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, नीचे आपका कितना है 30, जस्ट हम एक यहाँ पे हमारा हो जाएगा 30 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, बैटरी आपकी लगी है 2 वोल्ट की, हेयर इज 2 वोल्ट। अब देखिए ये 60 ओम एंड 30 ओम आर इन पैरेलल। ठीक है, अगर ये पैरेलल हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 60 प्लस 1 बाई 30। ठीक है, हेयर इज 60 1 प्लस 2। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट आपका क्या आ जाएगा, 20 ओम। ठीक है, अब आप इस सर्किट को पूरा ब्रेक करके R इक्विवेलेंट यहाँ पे लगा सकते हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 ओम। आपको बैटरी जो लगा वो 2 वोल्ट की लगी हुई है। ठीक है, तो V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट होता है। R इक्विवेलेंट आपने 20 निकाल लिया, आपको करंट निकालनी, वोल्टेज आपका 2 है बाई 20। ठीक है, तो 0.01 एम्पियर आपकी यहाँ पे करंट आ जाएगी। ठीक
ठीक है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी जो है यहाँ पे 0.01 एम्पियर करंट आ जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। एक वायर है, उसको हमने बेंड कर दिया एक सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। अगर हमने उसको सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसके जो है डायमेट्रिकली हम लोग उसका अगर उसका निकालें, सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4R is bent into a circle. Find equivalent between two ends of diameter. टू एंड्स ऑफ डायमीटर, ठीक है। आपका वायर जो है एक सर्किल के रूप में बेंड कर दिया गया, ठीक है। अब ये बताइए, जब इस पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है 4R है, ठीक है, अगर मैं इसके डायमेट्रिकली अपोजिट की बात करूंगी तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, 2R है, ठीक है। इस तरफ का मुझे इसका जो है इसके एंड पे जो है मुझे निकालना है इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट बात करूँगी तो ये ऊपर वाले का जो हाफ सर्किल होगा इसका रेजिस्टेंस होगा 2R, दिस इज द हाफ, ये होगा आपका 2R, और नीचे का जो हाफ होगा उसका होगा 2R, ठीक है। तो ये दोनों हैं तो पैरेलल। अगर हमें इसका इक्विवेलेंट निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R। हेयर इज 2R, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R/R, R विल 2R/2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2R/2। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आ जाएगा आपका R, इक्विवेलेंस इक्वल टू R। तो आज का ये मेरा ये न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हम लोग अब इसको अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।